एक गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन अपने खेतों और अपने 2 बेटों के इर्द गिर्द ही घूमता था। रामू के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मोहन, जो सीधा सादा, ईमानदार और पिता की बात मानने वाला था, और छोटा बेटा सोहन, जो लालची, चालाक और केवल अपना स्वार्थ देखता था। बेटा मोहन, खेती को संभालना सीख लो, यही हमारा सच्चा सहारा है। बापू, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगा। सोहन मन ही मन। मेहनत वहनत छोड़ो, बस किसी तरह जमीन मेरे नाम हो जाए। समय बीतता गया और एक दिन रामू गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे महसूस होने लगा कि उसका अंत निकट है। मेरे बच्चों, मेरी जमीन को आधा आधा बांट लेना, आपस में मिलजुल कर रहना। बापू, हम आपकी हर बात मानेंगे। हाँ बापू, बिल्कुल। रामू के गुजर जाने के बाद सोहन का असली स्वभाव सामने आ गया। मोहन भाई, जमीन का बंटवारा ठीक से नाप जोख कर करना चाहिए। सोहन ने चालाकी से जमीन में हेरा फेरी कर दी। उपजाऊ और अच्छी जमीन अपने लिए रख ली और बंजर जमीन मोहन को दे दी। भाई, ये ठीक नहीं है। बापू ने बराबर बांटने को कहा था। जो मिल गया वही तुम्हारी किस्मत है। कुछ वर्षों बाद मोहन ने कम जमीन होने के बावजूद ईमानदारी और मेहनत से खेती की। धीरे धीरे उसकी फसल लहलहाने लगी। वहीं दूसरी ओर सोहन अपने लालच और घमंड में डूबा रहा और अपनी जमीन की देखभाल ही नहीं की। यह कैसे हो गया? मेरी फसल क्यों नष्ट हो रही है? अंत में मोहन सफल हो गया और सोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। भाई, मैंने बापू के साथ भी धोखा किया और तुम्हारे साथ भी। अपनी गलती स्वीकार करना ही सबसे बड़ा सुधार होता है। चिलचिलाती धूप और भीड़ भरा बाजार। अचानक एक चीख गूंजी। लोग चिल्ला रहे थे, पुलिस बुलाओ, इसकी बिरयानी से लोग बीमार पड़ रहे हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बिरयानी में कुछ नहीं है, कोई मदद करो। मैंने कहा था, इन लोगों को बिजनेस की समझ नहीं है, स्वाद के नाम पर जहर बेच रहे हैं। इंस्पेक्टर, इसकी दुकान अभी बंद करो। याद रखना कपूर साहब, ये हथकड़ी मेरी हार की शुरुआत नहीं है। पर यह कहानी आज की नहीं, 6 महीने पहले शुरू हुई थी। आखिर क्या हुआ था 6 महीने पहले? बाबूलाल ने हमेशा कहा कि वो मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। आज संडे था और ढाबे पर भीड़ होने वाली थी। बेटा प्रिया, जब तक इन हाथों में जान है, अपनी बेटी को बोझ नहीं उठाने दूंगा। देख, आज खुशबू कितनी लाजवाब आ रही है। बाबू, बस माँ की कमी है। इस छोटी सी जगह में भी स्वर्ग जैसा लगता है। प्रिया बेटा, 2 प्लेट पैक कर देना। शहर के बड़े होटलों में वो बात कहा जो इस ढाबे में है। ओए मालिक, कौन है यहाँ का? साहब आए हैं, जरा तमीज से बाहर निकलो। साहब होंगे अपने घर के, यहाँ सभी सामान है। बताइए क्या खाना है? हमारी स्पेशल बिरयानी तैयार हो रही है। खाना? मुझे ये सड़ी हुई बिरयानी नहीं खानी, मुझे ये जमीन चाहिए। ये लो चेक, इसमें इतना पैसा है कि तुम शहर में फ्लैट ले सकते हो। मुझे यहाँ अपने रॉयल पैलेस के लिए शोरूम बनाना है। साहब, माफ करना, पर ये ढाबा बिकाऊ नहीं है। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। कपूर साहब, आपके लिए ये जमीन होगी, हमारे लिए मंदिर है, और मंदिर का सौदा नहीं होता। अपना चेक वापस ले जाइए। जिद अच्छी है लड़की, पर इतनी भी नहीं कि खुद को तबाह कर लो। मैं जो चाहता हूं उसे हासिल करके रहता हूं। याद रखना, अगली बार जब मैं आऊंगा तो चेक नहीं, तबाही लेकर आऊंगा। तुम जैसे लोगों की औकात सड़क पर रहने की है। कपूर चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक ऐसा खतरा जो धीरे धीरे प्रिया के घर को निगलने वाला था। बेटा, मुझे डर लग रहा है। कपूर बहुत बड़ा आदमी है, उसकी पहुंच सरकार तक है। रात गहरी हो रही थी। कपूर की धमकी के बाद प्रिया और बाबूलाल चैन से सो नहीं पाए थे। उन्हें क्या पता था कि आज की रात उनके लिए आखिरी सुकून भरी रात होगी। बाबू, आग! ये धुआं कैसा? अचानक प्रिया की नींद खुल गई। उसे जलने की बू आ रही थी। चारों तरफ धुआं फैल रहा था। नहीं, मेरी पत्नी की फोटो अंदर है। मेरे सारे सपने जल रहे हैं। कोई बचाओ! बाबू, रुकिए, आप अंदर मत जाइए, बहुत खतरा है। आग तेजी से फैलती जा रही थी। गांव वाले इकट्ठा हुए, पर आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया।
देखते ही देखते प्रिया का पूरा जीवन राख का ढेर बन गया। देखिए प्रिया जी, आपके पिता की हालत बहुत गंभीर है। इन्हें गहरा सदमा लगा है और धुएं से फेफड़ों में भी दिक्कत आई है। हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। डॉक्टर साहब जो भी करना चाहते हैं करिए, बस मेरे बाबू को बचा लीजिए। मेरे पास उनके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पहले इलाज के लिए 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। दवाओं और टेस्ट का खर्चा अलग होगा। आपके पास समय बहुत कम है। 5 लाख? हे भगवान, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरा तो सब कुछ जलकर राख हो गया, ना घर बचा ना ढाबा। प्रिया के पास उनकी माँ की आखिरी निशानी एक सोने की चूड़ी थी। उसे पता था कि ये चूड़ी 5 लाख के लिए काफी नहीं थी। वो हर तरफ से घिर चुकी थी। ओए प्रिया, तेरे बाप ने मुझसे 2 लाख का कर्जा लिया था। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। मिश्रा जी, थोड़ी इंसानियत दिखाइए। मेरे बाबू अस्पताल में हैं। मैं आपका पैसा सूद समेत लौटा दूंगी, वादा करती हूँ। वादे से पेट नहीं भरता। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो तेरा घर भी नीलाम करवा दूंगा। सोच ले। पिता की बीमारी, साजिश और कर्ज का बोझ, चारों ओर अंधेरा था। प्रिया जमीन पर बैठ गई। जब रास्ता बंद हो तो खुद रास्ता बना लो। माँ ने हमेशा कहा था कि हार नहीं माननी है। माँ की रेसिपी तो मेरे पास है। मैं फिर से स्टेक होऊंगी, एक छोटा ठेला लगाऊंगी। हफ्ता बीत चुका था। प्रिया ने अपनी माँ की चूड़ी बेचकर बाबूलाल का शुरुआती इलाज शुरू कराया। अब बारी थी फिर से खड़े होने की। उसने एक छोटा सा ठेला किराए पर ले लिया और सुबह 4 बजे उठकर काम शुरू किया। बेटा प्रिया, तू पढ़ी लिखी लड़की होकर सड़क किनारे ठेला प्लानगी। लोग क्या कहेंगे? तू तो कहीं नौकरी क्यों नहीं कर सकती? अंकल, नौकरी से सिर्फ पेट भरता है, कर्ज नहीं उतरता। और बाबूलाल का सम्मान वापस लाने के लिए मुझे वही काम करना होगा जो कि कपूर ने रोड छाप कहा था। जी भाई साहब, ये गरम गरम बिरयानी बताइएगा कैसी लगी? अरे भाई, ये स्वाद तो बिल्कुल घर जैसा है। मजा आ गया। भाई, कल मैं अपने ऑफिस के दोस्तों को भी लाऊंगा। ये लो पैसे। धीरे धीरे प्रिया के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग कपूर के रॉयल पैलेस रेस्टोरेंट को छोड़कर प्रिया की बिरयानी के लिए लाइन लगाने लगे। पर काम के साथ साथ दुश्मन भी बढ़ रहे थे। वो लड़की फिर मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही है। उसके ठेले पर भीड़ बढ़ती जा रही है। मैनेजर सुनो, उस लड़की को मिलने वाला सारा सामान बंद करवा दो। कोई भी दुकानदार उसे चावल या असाधारण सामान नहीं बेचेगा। अगली सुबह जब प्रिया बाजार में सामान लेने गई तो उसे एक बड़ा झटका लगा। हर दुकानदार ने उसे सामान देने से मना कर दिया। कपूर साहब, अगर आप शहर के रास्ते बंद कर देंगे तो मैं गांव के मंदिरों से सामान लाऊंगी, पर बिरयानी तो बनेगी ही। प्रिया रात भर पैदल चलकर गांव गई। वहां के किसानों से सीधे चावल और सब्जियां इकट्ठा की। मेहनत दोगुनी हो गई थी, पर उसकी आंखों में कपूर को हराने का जुनून था। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की? मैनेजर, अभी पुलिस को फोन करो। मुझे इस ठेले पर कोई कानूनी पेंच ढूंढना ही होगा। हाँ साहब, मैंने पुलिस से बात कर ली है। वो अभी आ रहे हैं। इस बार इसे कोई नहीं बचा पाए। ये शीशी ले और इसे रायते में मिला दे। बस थोड़ा सा ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर ये ठीक नहीं है। ज्यादा मत सोच, वरना तू भी तबाह हो जाएगा। मेरा पेट, ये क्या खिला दिया? मेरा सिर ढूम रहा है। ऑफिसर, ये लड़की लोगों के लिए खतरा है। स्वाद के नाम पर जहर परोस रही है। इसे अभी गिरफ्तार करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद सब कुछ चेक किया था। ये आपकी साजिश है। अंदर जा। बड़ा बिजनेस करती थी ना, अब जेल की रोटी खा और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने की सजा भुगत। बाबू अस्पताल में है और मैं यहाँ फंसी हूँ। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। आखिर वो लड़का कौन था जिसने रायता सर्व किया था? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। आर्यन, तू अभी शहर छोड़कर चला जा। जब तक मामला शांत न हो, वापस मत आना। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। आर्यन, तो ये सब आर्यन ने किया है। कपूर ने उसे शहर से बाहर भेज दिया। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। जज साहब, सबूत साफ हैं। बिरयानी में जो जहर मिला था वो प्रिया के ठेले से ही बरामद हुआ है। 7 लोग अस्पताल में हैं। इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रिया, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? जज साहब, मैं अपराधी नहीं हूँ।
लोगों की जान के साथ मैंने नहीं, बल्कि इस शहर के रईस बिजनेसमैन मिस्टर कपूर ने खेला है। मेरे पास एक पेन ड्राइव है जो असली गुनहगार का चेहरा दिखाएगी। साहब, वो एस्टिमेट डिलीट कर दी ना? जी साहब, और उस लड़के को भी मैंने शहर से बाहर भेज दिया है। वो वापस अब कभी नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। कल कोर्ट में जैसे ही प्रिया को सजा होगी, वो हमें कौड़ियों के दाम मिल जाएगा। मिल गया। ये वही सबूत है जो कपूर को जेल भेजेगा। सर, ये पेन ड्राइव कपूर और उसके मैनेजर के बीच का कनेक्शन साबित करता है। और आर्यन, वही लड़का जिसने जहर मिलाया था, कपूर ने उसे शहर से बाहर भेज दिया। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। आर्यन, तो ये सब आर्यन ने किया है। कपूर ने उसे शहर से बाहर भेज दिया। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की है। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर कपूर और उनके मैनेजर को साजिश रचने और लोगों की जान खतरे में डालने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाती है और प्रिया को बाइज्जत बरी किया जाता है। समय का पहिया घूमा और प्रिया की मेहनत रंग लाने लगी। भले ही उसका रेस्टोरेंट शहर के बड़े आलीशान होटलों जैसा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के खाने का स्वाद और प्रिया की ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत लिया था। लीजिए अंकल, गर्मा गर्म खाना। कैसा लगा स्वाद? बेटा, बड़े रेस्टोरेंट में दिखावा तो बहुत होता है, पर ऐसा घर जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। तुम्हारा ये छोटा सा ढाबा हमारे लिए किसी महल से कम नहीं है। देखो बाहर कितनी भीड़ लगी है। बापू का सपना पूरा हो रहा है। बड़ा रेस्टोरेंट सही, पर इस छोटी सी जगह ने आज हमें अपनी पहचान दिला दी है। और इस तरह प्रिया ने साबित कर दिया कि सफलता के लिए बड़ी इमारत की नहीं, बल्कि बड़े इरादों और मेहनत की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब जल्दी खाली करो। 3 महीने से दे देंगे की रट लगा रखी है। ये घर है, कोई दान पुण्य का आश्रम नहीं। चौधरी जी, बस 1 महीने की बात है। फसल कटते ही मैं ब्याज समेत आपके सारे पैसे चुका दूंगा। इस ढलती शाम में बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा? ये मेरा सिरदर्द नहीं है प्रसाद। ये सामान उठाओ और रास्ता नापो, वरना अभी पुलिस बुलाकर जेल भिजवा दूंगा। साहब, रात भर का वक्त दे दीजिए। कम से कम सर छुपाने की जगह तो ढूंढ लेने दें। माँ, इनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जब जेब खाली होती है ना, तो लोग इंसानियत भी गिरवी रख देते हैं। अमित, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा। कौन बड़े बापू? वो जो हमें सड़क पर फेंक रहे हैं। चलिए यहाँ से, अपना सामान उठाइए। किस्मत साथ नहीं दे रही तो हम अपने हाथों की लकीरें खुद बदलेंगे। बड़ी बड़ी बातें। अभी शहर जाओगे तो पता चलेगा कि फुटपाथ पर सोने की जगह के लिए भी मारामारी होती है। निकलो यहाँ से। प्रसाद, अब क्या होगा? हाथ में गिने चुने पैसे हैं और सामने अंधेरी रात। हिम्मत मत हारो ममता। जो भगवान चोंच देता है वो चुग्गा भी देता है। बापू देखो, वो दूर उस मोड़ पर जहाँ से बाजार का रास्ता कटता है, वहाँ एक बहुत बड़ा और घना बरगद का पेड़ है। हाँ, पर वहां तो बस सन्नाटा रहता है। वहां क्यों रुकना? बापू, वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो एक छत है। उसी के नीचे आज रात गुजारेंगे और कल सुबह वहीं से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। देखना, एक दिन हमारे पास भी अपना खुद का पक्का मकान होगा। अमित बेटा, रहने दे। इस अंधेरे में और इतनी धूल में कैसे क्या होगा? आज रात भूखे सो जाते हैं, सुबह देखेंगे। नहीं माँ, भूखे पेट सोएंगे तो कल सुबह लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? बापू, जरा वो माचिस देना। बेटा, यहाँ आसपास कोई घर नहीं है, कोई बस्ती नहीं है। यहाँ कौन आएगा? हम यहाँ रहकर करेंगे क्या? बापू, आपने ध्यान नहीं दिया? हम जिस सड़क पर बैठे हैं ये सीधे बड़े बाजार को जाती है। कल सुबह जब मैंने देखा था तो सैकड़ों लोग पैदल और बैलगाड़ियों से यहाँ से गुजर रहे थे। गुजरते तो हैं, पर वो यहाँ रुकेंगे क्यों? रुकेंगे बापू, क्योंकि बाजार यहाँ से अभी 5 मील दूर है। थक हार कर सबको भूख लगती है। अगर हम यहाँ सादा घर जैसा खाना खिलाएं तो लोग होटल क्यों नहीं आएंगे? होटल? बेटा, हमारे पास ना बर्तन है ना राशन के पैसे। होटल कोई खेल थोड़े ही है। माँ, बड़े होटल की जरूरत नहीं है, बस आपके हाथ का स्वाद चाहिए। बापू के पास जो 200 रुपए बचे हैं उससे कल सुबह हम आटा, दाल और थोड़ी सब्जी लाएंगे। बस शुरुआत तो कीजिए। लड़का सही कह रहा है ममता। हार मानकर बैठने से अच्छा है कुछ हाथ पांव मारें। वैसे भी खोने को हमारे पास बचा ही क्या है। ओ भाई, ये क्या यहाँ दुकान खोल ली क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जी काका, एकदम घर जैसा खाना है। बैठिए ना, ताजा बना है। वाह! अरे भाई, बाजार के होटलों में तो सिर्फ तेल और मसाला होता है, ये तो एकदम घर की याद दिला दी। कितना हुआ? सिर्फ 10 रुपए काका। ये लो, पीछे मेरे और भी साथी आ रहे हैं, मैं सबको बोलता हूँ कि यहीं रुके। प्रसाद, पहली कमाई हमारी अपनी मेहनत की। अमित, तूने कमाल कर दिया बेटा।
भीड़ सच में बढ़ रही है। ये तो बस शुरुआत है बापू। अभी तो हमें इस पेड़ को एक बड़े ढाबे में बदलना है। हम तो यहाँ ये सब गैरकानूनी काम चल रहा है। साहब राम राम। कोई गलत काम नहीं है साहब, बस छोटा सा ढाबा है, मुसाफिरों की सेवा करते हैं। सेवा? साहब, सुना है यहां दिन की कमाई हजारों में हो रही है। बापू, बिना परमिशन के सरकारी जमीन पर दुकान लगाना जुर्म है। साहब, ये जमीन सालों से बंजर पड़ी थी। हमने यहाँ सफाई की, पेड़ को पानी दिया और अब मेहनत कर रहे हैं। इसमें जुर्म क्या है? जबान बहुत चलती है तुम्हारी। देखो प्रसाद, सीधा सा हिसाब है। अगर यहां दुकान चलानी है तो हर हफ्ते 5,000 रुपए साहब की जेब में पहुंच जाने चाहिए, वरना कल बुलडोजर आएगा और इस पेड़ के साथ साथ तुम्हारी ये किस्मत भी उखाड़ देगा। 5,000? साहब, हम तो गरीब लोग हैं, इतना तो हम महीने में मुश्किल से बचा पाते हैं। तो फिर बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहां से। मुझे खबर मिली है कि कुछ बड़े लोग यहां अपना पक्का होटल बनाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे ऊपर तक बात पहुंचाने को कहा है। मैंने कहा था ना, हमारी तरक्की लोगों की आंखों में चुभने लगी है। अब क्या करेंगे? वो सब तोड़ देंगे। नहीं बापू, वो हमारी मेहनत तोड़ सकते हैं, हमारा हुनर नहीं। हमारे पास अब इतने पैसे तो जमा हो गए हैं कि हम शहर जा सकें। शहर? पर वहां हमें कौन जानता है? माँ, जो स्वाद आपके हाथों में है वो शहर वालों को कहीं नहीं मिलेगा। ये लोग हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं ना? ठीक है, हम खुद चले जाएंगे, पर यहाँ से हार कर नहीं, बल्कि और बड़ा बनने के लिए जाएंगे। सामान बांधिए, कल की सुबह शहर की होगी। अमित बेटा, यहां तो पांव रखने की भी जगह नहीं है। यहां हमें कौन पूछेगा? यहां तो बड़े बड़े होटल पहले से ही चमक रहे हैं। और यहाँ की हवा में भी अजीब सी भाग दौड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। घबराइए मत माँ, जहाँ भीड़ होती है वहीं भूख भी सबसे ज्यादा लगती है। बस हमें सही जगह ढूंढनी है। देखो भाई, शहर में इतने कम पैसों में यही मिलेगा। रहना है तो रहो, वरना पीछे 10 लोग और खड़े हैं। लेकिन बाबूजी, यहां तो बहुत बदबू है और छत भी टूटी हुई है। बापू, हम इसे ले रहे हैं, साफ सफाई हम खुद कर लेंगे। बस एक बार चूल्हा जलने की देर है। हे भाई, क्या खिला रहे हो? शहर के होटलों का खाना खा खाकर पेट खराब हो गया है। भैया, शुद्ध अरहर की दाल, हाथ की बनी रोटियां और आम का अचार है, खाकर देखो। अरे वाह माँ जी, ये तो बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मेरी माँ गांव में बनाती थी। ओ राजू, ओ सुक्खू, इधर आओ बे, असली खाना तो यहाँ मिल रहा है। बापू, देख रहे हो, शहर बड़ा है तो क्या हुआ, यहाँ के लोगों का दिल आज भी अपनी मिट्टी के स्वाद के लिए तरसता है। हाँ बेटा, आज की कमाई तो गांव से भी दुगनी हुई है। ये खाना किसने बनाया है? मेरी माँ ने साहब। क्यों, क्या बात है? छी, इस गंदी गली में इतनी भीड़, और ये सड़े हुए खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? साहब, ये सड़ा हुआ नहीं, घर का बना शुद्ध खाना है। आपको कुछ चाहिए? चाहिए? मुझे चैन चाहिए। जब से तुमने ये सड़क किनारे सड़ा गला खाना बेचना शुरू किया है, मेरे रॉयल पैलेस होटल के बाहर खड़े होने वाले रिक्शे वाले और छोटे कर्मचारी यहाँ आने लगे हैं। मेरी पार्किंग गंदी कर रहे हैं ये लोग। साहब, हम तो बस पेट भरने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपके बड़े होटल से हमारा क्या मुकाबला? ये खाना तुमने बनाया है? क्या डालती हो इसमें जो ये लोग दीवाने हुए जा रहे हैं? साहब, तमीज से बात कीजिए। ये मेरी माँ है, और खाने में सिर्फ मेहनत और ईमानदारी है जो शायद आपके बड़े होटल में नहीं मिलती। तू मुझे सिखाएगा? सुन छोकरे, ये शहर है, यहाँ बड़े बड़े होटल पैसे और रसूख से चलते हैं। तेरी ये झोपड़ी मेरे होटल की शान के खिलाफ है। कल तक ये दुकान यहाँ से हट जानी चाहिए, वरना नगर निगम वाले आएंगे और तेरा ये चूल्हा चौका उठा ले जाएंगे। साहब, ऐसा मत कीजिए। हम तो अभी गांव से उजड़कर यहाँ आए हैं, हमें चैन से कमाने दीजिए। चुप, एक शब्द भी और बोला तो जेल भिजवा दूंगा। और हाँ, अगर कल ये दुकान यहाँ दिखी तो मेरा नाम भी खन्ना नहीं। कहा था ना लड़के, शहर में सर उठाकर चलना महंगा पड़ता है। दरोगा जी, देखिए, मना करने के बाद भी ये अतिक्रमण जारी है, हटवाइए इसे। ओए, चलो सामान समेटो। ये दुकान अभी के अभी जमींदोज होगी। सरकारी जमीन पर तंबू तान रखा है। साहब, हम यहाँ किसी का रास्ता नहीं रोक रहे, हम तो बस मेहनत की रोटी कमा रहे हैं। ज्यादा बहस मत कर। सिपाही, फेंको इसका चूल्हा बाहर। साहब, ये दुकान नहीं टूटेगी।
जब शहर के बड़े होटलों में हम गरीबों को घुसने नहीं दिया जाता, तब इसी माँ ने हमें भरपेट खाना खिलाया है। हाँ दरोगा जी, हम यहाँ रोज खाना खाते हैं। ये साफ सुथरी जगह है। अगर ये टूटेगी तो हम सब सड़क पर धरना देंगे। ये क्या बदतमीजी है? तुम मामूली लोग सरकार के काम में दखल दोगे? हटो यहाँ से। देख लीजिए सेठ जी, ये वो लोग हैं जिन्हें आप मामूली कह रहे हैं। आपकी तिजोरी इनके दम पर नहीं भरती, पर मेरा चूल्हा इनके प्यार से जलता है। अगर आज एक पत्थर भी इस शेड पर गिरा तो ये हजारों हाथ आपकी कार का क्या हाल करेंगे, सोच लीजिए। तुम सब पछताओगे। अमित, ये भीड़ हमेशा तेरे साथ नहीं रहेगी। खन्ना साहब, मामला बिगड़ रहा है। इतने लोगों पर लाठी नहीं चला सकते, दंगा हो जाएगा। ऊपर से प्रेस वाले भी आ सकते हैं। भीड़ का पता नहीं सेठ जी, पर सच हमेशा साथ रहता है। चलिए बापू, खाना परोसना शुरू कीजिए। ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं है। माँ, ये तो बस एक जंग थी। अभी हमें अपना खुद का बड़ा होटल बनाना है, जहाँ हर गरीब को इज्जत से खाना मिले। और अब हमारे पास पैसे भी जुड़ गए हैं। बेटा, गांव में भी वही हुआ, यहाँ भी वही। क्या गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? माँ, ये जगह अब हमारी पहचान बन चुकी है। बापू, डरो मत। उसने हमें चुनौती दी है ना, अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अगर उसे हमारे छोटे से शेड से डर लग रहा है, तो सोचो जब हम उसके सामने अपना बड़ा होटल खड़ा करेंगे, तब उसका क्या होगा। पर बेटा, वो बड़ा आदमी है। पुलिस और अफसर उसकी जेब में है। बापू, उसके पास पैसा है, पर हमारे पास वो लोग हैं जिनका हम पेट भरते हैं। कल सुबह दुकान बंद नहीं होगी, बल्कि कल से हम 2 गुना खाना बनाएंगे। सुनो ठेकेदार, अमित को पता नहीं चलना चाहिए। सीमेंट में रेत ज्यादा मिलाओ और सरिये सबसे घटिया क्वालिटी के लगाओ। पैसे की चिंता मत करो, ये लो गड्डी और अपना मुंह बंद रखना। फिक्र मत कीजिए सेठ जी। बाहर से चकाचक दिखेगा, पर अंदर से ये इमारत खोखली होगी। एक जोरदार बारिश भी नहीं झेल पाएगी। बापू, माँ, देखो, हमारा सपना पूरा हो गया। आज से हम शहर के सबसे बड़ा होटल के मालिक हैं। पर बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। खन्ना सेठ के आदमी कल हमारे किचन के लड़कों से अकेले में बात कर रहे थे। अरे बापू, वो लोग जलते हैं, उन्हें जलने दीजिए। हमारे शेफ अनुभवी हैं, वो जानते हैं कि हमारे ग्राहकों को क्या पसंद है। ये लो, और याद रहे, हर खाने में थोड़ा पुराना मसाला और बासी सब्जियां मिलाना शुरू करो। धीरे धीरे स्वाद बिगड़ना चाहिए, ताकि लोग यहाँ थूक कर जाएं। काम हो जाएगा। भागो, बिल्डिंग गिर रही है। और ये कैसा खाना है? इसमें से तो बदबू आ रही है। क्या हुआ? वेटर को बाहर निकालो, डॉक्टर को बुलाओ। अमित, ये बिल्डिंग तो हाथ लगाते ही झड़ रही है। तुमने सीमेंट की जगह क्या मिट्टी भरी है इसमें? और तुम्हारे किचन से सड़ा हुआ खाना मिल रहा है। नहीं साहब, मैंने तो सबसे महंगा माल मंगवाया था। मैंने खुद ठेकेदार को पैसे दिए थे। कागजों पर कुछ भी लिखा हो, पर यह इमारत एक मौत का जाल है। एक बेगुनाह की जान गई है। हमें जांच करनी होगी कि ये मटेरियल इतना कमजोर कैसे है। तब तक ये होटल सील किया जाता है। ये क्या हो गया? हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। बापू, ये कमजोर मटेरियल मेरी गलती नहीं, किसी की साजिश है। जिसने मेरे होटल की नींव हिलाई है, मैं उसकी नींव खोद कर रख दूंगा। सच बोल दे, वरना पूरी उम्र जेल की काल कोठरी में सड़ेगा। मेरा होटल, मेरी मेहनत और उस मासूम वेटर की जान, सब तेरे लालच की वजह से गई। साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। मैं तो बस एक मोहरा हूं। किसका मोहरा? अगर अभी नाम नहीं उगला तो तीसरा दर्जा, 3rd डिग्री इस्तेमाल करना पड़ेगा। बता, किसने तुझे घटिया माल इस्तेमाल करने के पैसे दिए? साहब, वो खन्ना सेठ। उन्होंने मुझे अपनी कोठी पर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि अगर अमित का होटल मजबूत बन गया तो उनके रॉयल पैलेस को कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए ताकि मैं सीमेंट में रेत मिला दूं और लोहे की जगह कच्चा सरिया लगाऊं। खन्ना सेठ, मुझे शक तो था, पर वो इतनी नीच हरकत करेंगे ये नहीं सोचा था। और खाने का क्या? किचन में सड़ा हुआ सामान कैसे पहुंच रहा था? साहब, उन्होंने आपके मुख्य शेफ और सप्लाई वाले को भी खरीदा था। उन्होंने ही खाने में पुराना मसाला और खराब सब्जियां डलवाई, ताकि आपके होटल की बदनामी हो और ग्राहक बीमार पड़े। सिर्फ बदनामी नहीं हुई, एक इंसान की जान चली गई। इंस्पेक्टर साहब, क्या ये सबूत काफी नहीं है? काफी से भी ज्यादा है। हवलदार, खन्ना सेठ के घर और होटल पर अभी छापा मारो और उस गद्दार शेफ को भी उठा लो। अरे, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? खन्ना साहब, आपकी रॉयल चालें अब खत्म हुई। ठेकेदार ने सब उगल दिया है। आप पर हत्या की साजिश और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जाता है। हथकड़ी लगाओ इन्हें। तूने सब बर्बाद कर दिया। तू बच नहीं पाएगा। बर्बाद मैंने नहीं, आपके लालच ने आपको किया है सेठ जी। आपने मेरी इमारत की नींव हिलाई थी, लेकिन सच्चाई की नींव हिलाना आपके बस की बात नहीं थी। बेटा, अब क्या होगा? होटल तो सील है और दीवारें भी कमजोर हैं। बापू,
जो कमजोर है उसे ढहाना ही पट्टी ढेगा। हम इस होटल को फिर से बनाएंगे, पर इस बार हर ईंट मेरी निगरानी में लगेगी। और इस होटल का नाम शान ए हिंद नहीं, बल्कि उस वेटर के नाम पर होगा जिसने यहाँ जान गंवाई। तो तुम लोगों ने सोचा था कि पैसे के दम पर किसी गरीब की मेहनत जला दोगे और एक मासूम की जान ले लोगे। ठेकेदार ने तुम सबका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। साहब, हमसे गलती हो गई। हम अमित की कामयाबी से डर गए थे। प्लीज हमें जेल मत भेजिए, हम हर्जाना भरने को तैयार हैं। हर्जाना? सेठ जी, उस वेटर की माँ की गोद सूनी हो गई, उसका हर्जाना क्या दोगे? उसकी छोटी बहन की पढ़ाई का क्या होगा? सुनो, अगर जेल की लंबी चक्की से बचना है तो तुम सबको मिलकर 50 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसमें से 20 लाख सीधे उस मृत वेटर के परिवार को जाएंगे ताकि उनका भविष्य सुधर सके, और बाकी 30 लाख अमित को मिलेंगे ताकि जो नुकसान तुमने उसके होटल का किया है उसकी भरपाई हो सके। इतने पैसे? ये तो लूट है। चुप, वरना गैर इरादतन हत्या का केस चलाऊंगा तो पूरी जायदाद बिक जाएगी और उम्र भर काल कोठरी में सड़ोगे। फैसला तुम्हारा है। माँ, आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, पर उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये पैसे आपकी बेटी की शादी और आपकी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, और मेरा नया होटल उसी के नाम पर होगा। अमित, आज गल्ले पर बैठने की जगह नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा स्वाद और ऐसी ईमानदारी पूरे शहर में कहीं नहीं है। ये उन लोगों की हार है माँ, जिन्होंने सोचा था कि वो हमें मिटा देंगे। अब हमारा ये होटल सिर्फ खाना नहीं खिलाएगा, बल्कि शहर के हर जरूरतमंद को रोजगार भी देगा। सुनो भाइयों, खन्ना सेठ ने सोचा था कि अमित भाई का होटल गिरवा देगा और हमें सड़ा हुआ खाना खिलाएगा, पर आज देखो, उसका खुद का होटल एक भूत बंगला बन गया है। कोई कुत्ता भी वहां कदम नहीं रख रहा। सही कहा। अमित भाई ने हमारे लिए अपनी जान लड़ा दी थी। अब हम सबका फर्ज है कि शहर के हर मुसाफिर को सिर्फ अमित भाई के होटल ही लेकर आई। अमित बेटा, आज खाने की कीमत इतनी कम रखी है, फिर भी गल्ला भर गया है। और देख, आज हमने 50 नए लड़कों को काम पर रखा है जिन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। हाँ अमित, अब हमारा होटल सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि सैकड़ों घरों का चूल्हा भी जलाता है। शहर के लोग कहते हैं कि यहाँ जैसा सस्ता और अच्छा खाना पूरी दुनिया में नहीं मिलता। बापू, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद एक दिन उसमें गिर जाता है। हमने ईमानदारी की नींव रखी थी, इसलिए आज ये इमारत आसमान छू रही है। अब शहर में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चूंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर इसमें कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। मैं धीरे धीरे और सुधार करूंगा और आपके लिए इससे भी बेहतरीन और अच्छी कहानियां लेकर आऊंगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही मुझे अगली कहानी बनाने की हिम्मत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।